नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमारा क्रम लगातार चल रहा है और इसमें हम आज देखने वाले हैं संथाल रिबेलियन के आगे। इससे पहले हमने कई सारे ट्राइबल रिबेलियन या जो अपराइजिंग है उन्हें देखा है और इसमें आगे कुछ और देखना शेष है। तो संथाल तक देख लिया था, खोंड से देखना स्टार्ट करते हैं। खोंड अपराइजिंग जो है यहाँ से शुरू हो रही है और ये अगर देखा जाए तो चक्र बिश्नोई के द्वारा शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाले जो लीडर है वो कौन है? ये चक्र बिश्नोई है और इनके नेतृत्व में ये खड़ा होता है। अगर इसका समय आप देखें तो 1837 से लेकर 56 तक ये पूरा चलता है और उसके बाद एक बार फिर से जो 1900 के बाद वाला समय है यानी 20वीं शताब्दी, तो उसमें 1914 में ये खड़ा हो जाता है और तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक इसका पूरा विस्तार रहता है। जितने भी पर्वतीय इलाके होते हैं, माउंटेनियस रीजन होते हैं, वहाँ पर ये भड़क जाता है। 1914 में उड़ीसा वाले क्षेत्र में भड़कता है। तो ये पूरा इसका समय लंबा, अच्छा खासा लंबा खिंचता है और इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। इसके बाद जनजातीय जो रीति रिवाज थे, मतलब जितने भी इनके ट्रेडिशन होते थे, पुरानी परंपराएं होती थी, उसमें जब बाहर से इंटरफियर होता था, अंग्रेज करें या बाहर से आने वाले लोग करें, तो इससे ये आक्रोशित हो जाते थे। और इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम था अंग्रेज़ों का, वो बड़ा ही क्रूर था। तो मनमाने कर थोपे जाते थे और वसूले जाते थे। तो इससे किसानों की स्थिति बहुत खस्ता हाल थी और उसी के चलते ये खोंड रिबेलियन जो है या खोंड अपराइजिंग ये खड़ा होता है। इसके बाद नैकदा आंदोलन या नैकदा मूवमेंट को आप देखेंगे, ये रहा, ये आपका 7वें नंबर पे 1860 का समय है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है। मध्य प्रदेश और गुजरात इसका मेन रीजन है, यहाँ पर ये सक्रिय रहता है। और अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कास्ट हिंदूज, मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ तो ये है ही हैं, उसके अलावा जो सवर्ण हिंदू हैं, मतलब जो ब्राह्मण और ठाकुर लोग हैं, उनके ये खिलाफ थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण उस समय कहे जाते थे, जातिवादी परंपराएं भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो शोषण बड़ी जाति वाले जो लोग होते थे वो भी करते थे। जमींदार जो होते थे वो बंगाल से लेकर पूरा जो उत्तर भारत था उसमें या तो क्षत्रिय होते थे या फिर ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण बहुत कम होते थे, क्षत्रिय ज़्यादा होते थे, लेकिन जो भी होते थे, मतलब वो चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वो शोषणकारी नीतियाँ अपनाते थे। वो अंग्रेज़ों के फेवर में ज़्यादा रहते थे और जो यहाँ की आम जनता या आम किसान होते थे उनको सपोर्ट कम करते थे। तो ये एक असंतोष का कारण था और इसी वजह से ये गुजरात और जो MP वाला रीजन है वहाँ पर होता है। इसके बाद खैरवार रिबेलियन जो है ये खैरवास के द्वारा शुरू होता है। खैरवार आदिवासी या खैरवार ट्राइब जो है ये खैर इकट्ठा करने का काम करती है। खदिर का वृक्ष होता है, उससे खैर इकट्ठा करते हैं और उससे फिर कत्था बनता है। तो ये काम ये पहले से कर रहे थे। खैर इसमें 1870 की अगर बात की जाए तो बिहार में ये शुरू होता है, बिहार से शुरू होता है अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज़। जितने भी यहाँ पे आप ट्राइबल मूवमेंट देख रहे हैं या रिबेलियंस देख रहे हैं, उनमें एक कॉमन रीज़न है और वो है इनका एक्सप्लोटेशन, मतलब मनमाना रेवेन्यू टैक्स वगैरह वसूला जा रहा है। मनी लेंडर परेशान कर रहे हैं, जमींदार इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, या जो दीकू लोग हैं या बहरदार हैं वो आके इन्हें सता रहे हैं, इनकी ज़मीन हड़प रहे हैं, या सरकार खुद ही आकर पर्सनली इंटरफेयर कर रही है और इनकी ज़मीन ले रही है। यही सब कारण होता था और इसी वजह से ये विद्रोह करते थे। इन्हें बाहर की दुनिया से या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, जिसे हम लोग इतना यहाँ पे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं था। इनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी, जातीय एकता की भावना थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मतलब ये बड़ा नहीं सोच पाते थे, अपने क्षेत्र तक रह जाते थे और उतने इलाके में अपना लड़ मरते थे, अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो जाते थे। मतलब इसमें तरीका क्या होना चाहिए था, जितनी जनजातियां थी सबको एकजुट होकर विद्रोह करना चाहिए, तो अंग्रेज एकदम से भाग जाते, सिर्फ इन्हीं का विद्रोह पर्याप्त होता, गांधी जी को इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खैरवार रिबेलियन को देखा। इसके बाद खोंडा डोरा कैंपेन, और ये जो खोंडा डोरा कैंपेन है ये खोंडा डोरा के द्वारा मतलब इसमें बाई खोंडा डोरा, लीड बाई कोरा मल्लाया, ये नाम याद रखिएगा। खोंडा डोरा नाम की जनजाति है, मतलब ये पहले तो मूवमेंट का नाम है और मूवमेंट का नाम किससे पड़ा है, तो खोंडा डोरा नाम की जो ट्राइब है उससे ये नाम रखा गया है। और इसके जो लीडर थे वो कोर्रा मलाया थे। 1900 वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सक्रिय होता है। इसका पूरा समय भी याद रखिएगा अच्छे से। और 1900 में कहाँ पर, मतलब क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए ना, तो विशाखापत्तनम का जो डाबूर क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे ये इकट्ठा होता है या कलेक्ट होता है। विशाखापत्तनम रीजन आप याद रखें। इसके बाद भील रिवॉल्ट को देखिए यहाँ पर 10वें नंबर पे, 1817 से लेकर 1890, फिर 1913 में एक बार फिर से बीच में शांत रहता है। रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, मतलब यहाँ दक्कन प्लेटू की बात हो रही है, तो उसका जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे इसकी सक्रियता रहती है। और इसमें भी कंपनी का जो रूल था 1817 1819 के आसपास वाला, जितनी भी पॉलिसीज थी उसी के अगेंस्ट ही रहता है। और भील राज जो रहते हैं वो पूरा इसमें विद्रोह करते हैं, यानी भील जो कम्युनिटी रहती है वो एकजुट होकर विद्रोह करती है। इसके बाद आगे चलें, भील राज की स्थापना ये चाहते थे, मतलब अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और इसी के लिए विद्रोह कर रहे थे। इसके बाद भुयान और जुआंग विद्रोह, मतलब ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, दोनों रिबेलियन है, भुआन और जुआंग। अब इनका क्या मतलब है, तो भुआन, जुआंग और कल्लो, इसमें 3 नाम आपको दिखाई देंगे। ये तो रिबेलियन का नाम हो गया। यहाँ पे भुयान, जुआंग और कल्लो या काल,
इस प्रकार से ये नाम है। तो इनके द्वारा पहला जो विद्रोह है और पहला जो रिबिलियन है वो किया जाता है, और इसमें जो लीडर है उनका नाम रत्ना नायक था। ठीक है, लीडर का नाम याद रखिएगा। जो दूसरा विद्रोह है ये कई बार मतलब चरणबद्ध तरीके से विद्रोह करते हैं। तो जो दूसरा वाला रिबिलियन है वो अगर देखा जाए तो धरणीधर नाम के जो नायक थे उनके द्वारा किया जाता है। मतलब लीडर का नाम क्या है, ये धरणीधर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1867 से लेकर 68 और फिर 1891 से लेकर 93। अब इसके बाद जो तीसरा वाला इसका फेज है, इसमें आप देखिएगा कि जो 1967 वाला समय है उसमें स्थानीय राजा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ 1967 नहीं होगा बल्कि ये 1867 है। ठीक है, तो इस समय जो यहाँ का लोकल किंग रहता है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर हावी होना चाहते हैं कि भाई राजा ही नहीं है तो हम अपना कब्जा कर लेंगे, और ऐसे में उत्तराधिकार का जो प्रश्न उठता है उस पर संघर्ष होता है। मतलब अंग्रेज दावा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करेंगे, और यहाँ के जो व्यक्तिगत लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, वो मना कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हमने भुयान जुयांग वाला जो रिबिलियन था उसको देखा। इसके बाद कोया रिवोल्ट है इसके ठीक नीचे, उसको देखिएगा। और ये कोया और कोंडा सोरा नाम की जो ट्राइब थी उनके द्वारा किया जाता है। 1879 से लेकर 1880 का जो टाइम है उसमें ये शुरू होता है। सोरा नाम का जो लीडर है वो इसको स्टार्ट करता है, और इस विद्रोह का जो मेन सेंटर था वो अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न गोदावरी रीजन है वहाँ पर था। मतलब पूर्वी गोदावरी क्षेत्र जो था वहाँ पे था। इसके साथ साथ उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित थे, और सबसे जो मेन इसमें एक तरह से पावर हाउस कहा जा सकता है या पावर स्टेशन कहा जा सकता है वो चोडवरम का रंपा प्रदेश था। मतलब चोडवरम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रंपा रीजन जो था वो ज़्यादा इससे प्रभावित था, और वही ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता था। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे बस्तर रिवोल्ट आपको दिखाई दे रहा है कोया के ठीक नीचे। और ये जो बस्तर रिवोल्ट है ये 1910 में जगदलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे होता है, और नए सामंती और जो वन अधिनियम है मतलब जंगल कानून बना दिए जाते हैं उन्हीं के प्रोटेस्ट में ये शुरू होता है। और इसमें जो बगावती लोग थे, रिबिलियन करने वाले क्रांतिकारी थे, उनका नेतृत्व बस्तर के राजा कर रहे थे, तो यहाँ राजा का इन्हें सपोर्ट प्राप्त था। इसके बाद ताना भगत का जो मूवमेंट है उसको आप देखेंगे, ये इसमें एक क्रम से आप देख सकते हैं, तो जो 14वें नंबर का है। ठीक है, ताना भगत का जो मूवमेंट था इसके बारे में अगर देखा जाए तो मुंडा और ओरांव, मुंडा के बारे में आपने पीछे भी देख रखा है, तो मुंडा और ओरांव जो ट्राइब थी उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उसको लीड करने वाला जतरा भगत था और बलराम भगत थे। मतलब ये दोनों भाई थे, जतरा भगत या जात्रा भगत और बलराम भगत, ये दोनों लीड कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा के लिए एक यहाँ पे अवतार पैदा होता है, जैसे भगवान अवतार लेते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे अवतार एक पैदा होगा और वो हम ही लोग हैं। ठीक इस प्रकार से मतलब अपने आप को भगवान घोषित करके लोगों को बांधना, आकर्षित करना, इकट्ठा करना, ये इनका पर्पस था। तो पीछे आपने जो मुंडा विद्रोह देखा है, ये ताना भगत आंदोलन जो था या मूवमेंट था, ये भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब जनजातियां लगभग वही है। और 1914 से लेकर 15 वाला जो समय है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ वही दीकुओं वाली समस्या थी। मतलब बाहर से आकर जो मनी लेंडर होते थे या बाहर से आने वाले विदेशी व्यक्ति होते थे या अंग्रेजों के हितैषी होते थे, उनको जमीन दे दी जाती थी। पता लगा किसी आदिवासी किसान की पुश्तैनी जमीन है, उसके बाप दादाओं ने बना रखी है और उस पर वो अपना पूरा जीवन यापन करता है, और उसकी जमीन उठाकर किसी बाहरी आदमी को दे दिया। इस प्रकार से तो गुस्सा आता था लोगों को और विद्रोह करते थे, वही हाल था। इसके बाद आप देखिए रंपा विद्रोह को, रंपा रिवोल्ट जो है ये ठीक नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसमें कहा गया कि रीजन इन आंध्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, इनके द्वारा इसे शुरू किया जाता है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो रंपा विद्रोह जो है ये विजागपट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शुरू होता है 1879 में। ठीक है, इसमें जो पूरा सिस्टम इसका है उसको ध्यान देंगे आप, तो जो 1879 का पूरा समय है उसमें ये स्टार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट हैं, मतलब रंपा जो रिबिलियन है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो इसका पहला चरण है, मतलब पहले कब शुरू होता है, कोई भी जो विद्रोह होता है ना उसमें कभी कभी क्या होता है कि विद्रोह बीच में शांत हो जाता है, फिर एक बार उठकर खड़ा होता है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था अगर उसकी बात करें तो वो 1879 का है। ये जो अल्लूरी सीताराम राजू का है ये बाद वाला है। तो 1879 में जो रंपा विद्रोह होता है वो विजागपट्टनम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, विजागपट्टनम हिल है, वहाँ पे रंपा रीजन में शुरू होता है। और वहाँ की जो माउंटेन में रहने वाली ट्राइब्स हैं वो शुरू करती हैं इसे। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह के तौर पे सामने आता है। विद्रोह में ब्रिटिश सरकार जो है वो ताड़ी बनाने वाला जो काम होता है, मतलब ताड़ी एक मादक पदार्थ होता है, तो उसको बनाने की जो परंपरा होती है उसको इलीगल क्रिएट कर देती है, मतलब डिक्लेयर कर देती है। यहाँ पे सरकार का ये कहना था कि ताड़ी बनाने वाला जो काम है वो इलीगल है। और ताड़ी बनाना यानी वो पदार्थ पेय पदार्थ होता है, लोग पीकर नशे में हो जाते हैं, ताड़ के वृक्ष का जो फल होता है उससे निकलता है, तो वो बनाना इनका पुश्तैनी पेशा हुआ करता था। यहाँ पे जो ट्राइब्स होते थे उसी के बदौलत जीते खाते थे। तो ऐसे में ये विद्रोह खड़ा होता है। मतलब सरकार यहाँ पे इसे अवैध कृत्य घोषित करती है और उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा देती है। मतलब ये ताड़ी बनाएंगे तो टैक्स लगेगा, टैक्स चुकाना होगा तब जाकर वो इसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसी वजह से विरोध होता है। ये इनकी ट्रेडिशन, इनकी जो कल्चर है उसका पार्ट होता है। इसके बाद ये जब प्रतिबंध लगता है तो ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, अंत में इन्हें दबा दिया जाता है और बड़ी संख्या में इसमें जो बगावती होते हैं उनको अंडमान शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब निर्वासित कर दिया जाता है।
इसके बाद रंपा रिबिलियन एक बार फिर से खड़ा होता है। तो पहला वाला आपने देखा, ये 1879 का था, और यहाँ जो आप ये वाला देख रहे हैं ये 1900 के बाद वाला है, मतलब 1922 से लेकर ये 1924 तक सक्रिय रहता है। इसकी जो बीच की रेंज है उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 1879 वाला जो है वो तो पीछे का था। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें गोदावरी का जो क्षेत्र है, मतलब पूर्वी गोदावरी वाला, वहाँ पे रंपा क्षेत्र की जनजातियाँ थी, ये पहले से वहाँ रह रही थी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये पहले से ही नाराज थी। 1922 में और वहाँ से लेकर मई 1924 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू इसे लीड करते हैं और ये रिबिलियन खड़ा होता है। अब पुराने मुद्दे वही है, मतलब मनी लेंडर्स जो है वो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और झूम कल्टीवेशन या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको करने से रोक रहे हैं। तो यहाँ अंग्रेज कुछ काम तो ठीक करते थे, भले ही स्वार्थ के लिए करें। मतलब एक तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट रूल ये बना देते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इनवैलिड घोषित कर देते हैं, तो इससे वनों का जो विनाश है वो रुक जाता है। ये जो ट्राइब्स होती थी ये भले ही अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रेम करें, लेकिन इनकी एक समस्या होती थी, ये एक बताए हुए या तय रास्ते पर पहले से चलते थे, उससे जरा भी दाएं बाएं अपनी स्वतंत्र सोच नहीं रखना चाहते थे। मतलब ये उससे हट कर नहीं सोचते थे कि इसको करने से फायदा होगा या नुकसान। जिस जंगल में ये रहते थे, जिस जंगल पे ये अपना पूरा मतलब इनका जीवन निर्भर होता था, उन्हीं चीज़ों से, जो जंगल के अंदर से निकलने वाले प्रोडक्शन होते हैं, उन्हीं से ये अपना पूरा आजीविका चलाते थे। और उन्हीं जंगलों को ये आग लगाकर साफ कर लेते थे और वहाँ पर खेत बना देते थे, ताकि वहाँ पे बढ़िया फसल हो सके, क्योंकि पिछला वाला खेत जो है वो उतना ज़्यादा पैदावार नहीं दे रहा है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये इन्हीं के लिए ज़्यादा घातक थी, बाकी तो पूरी जो पर्यावरण है उसके लिए नुकसानदेह है ये। तो इसको रोकने के एवज में यहाँ विद्रोह शुरू होता है। ये चीज़ें हमने देखी। इसके साथ साथ आप देखें तो इसमें जो चराई संबंधी अधिकार है उस पर भी रोक लग गया रहता है, मतलब पशुओं को चराने वाला, तो अंग्रेज रोक लगाए रहते हैं, तो उनके खिलाफ विद्रोह होता है। और गुंडेम का जो बास्टियन नाम का अलोकप्रिय तहसीलदार था वो यहाँ पे अपनी नीतियाँ अपनाता है, तो आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए गाँव में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवा देता है। मतलब गाँव से लेकर जंगल तक जो सड़क बनने का काम होता है उसमें जो आदिवासी होते हैं उनको लगा देता है, और उसके बाद मजदूरी भी नहीं देता है, तो इससे भी विद्रोह होता है। तो ये सारी चीज़ें अंत में क्या होता है कि 6 मई 1924 की जो बात है, ठीक है, यहाँ उतना डिटेल में नहीं दिया है इसलिए बताया जा रहा है। 6 मई 1924 की जो बात है उसमें ये सीताराम राजू जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद ये पुलिस की कैद से छूटकर भागने लगते हैं, तो इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, मतलब रास्ते में इन्हें गोली मार दी जाती है। कुल मिलाकर सितंबर 1924 में ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। ये पूरा मामला है जिसे कि आपने यहाँ पर सुना। यहाँ बड़े ही शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो आपने पूरी कहानी देखी। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे झारखंड का जो अपराइजिंग था उसको देख लेते हैं। तो झारखंड में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र हमेशा अशांत रहता था, सुलगता रहता था। तो छोटा नागपुर के जो ट्राइब्स थी उनके द्वारा 1920 की जो शुरुआती मतलब उसका शुरुआती समय था, उसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो पूरा रीजन था उसमें इसको शुरू किया जाता है। इसके बाद 1937 में आदिवासियों की महासभा और 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना होती है। तो ये तो बाद का सिस्टम है, लेकिन शुरुआत में जो इनका विद्रोह है वो उसी तरीके से शुरू होता है जैसे पीछे वाले। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें आपको फॉरेस्ट सत्याग्रह या वन सत्याग्रह दिखाई दे रहा है यहाँ पे 17वें नंबर पे। और ये जो वन सत्याग्रह था इसमें पहले तो चेंचू ट्राइब का नाम आप देख रहे हैं, और चेंचू ट्राइब जो है ये 1920 का जो डिकेड था उसमें स्टार्ट करती है इसे, आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। इसके बाद पलामू का जो क्षेत्र था वहाँ पे खैरवार जो आदिवासी होते थे, ट्राइब होते थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया जाता है 1930 के डिकेड में बिहार रीजन से। और ये जो विद्रोह थे इनका मेन रीजन क्या था, क्यों ये इस प्रकार की बगावत कर रहे थे? तो मेन रीजन ये है कि अंग्रेजों द्वारा वनों का अधिग्रहण करके नए वन अधिनियम कानून लागू किए जा रहे थे। यहाँ पर अंग्रेज सही थे, मतलब इसलिए सही नहीं थे कि वो आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, इसलिए सही थे क्योंकि वो वनों को सुरक्षित कर रहे थे। मतलब अवैध कटाई और जो अवैध चराई थी उसकी वजह से वनों का अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, जंगल तबाह हो रहे थे, और ये इन्हीं ट्राइब्स के लिए ज़्यादा घातक था। तो इस मामले में अंग्रेज यहाँ ठीक काम कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट लॉज थे उनकी वजह से, मतलब डर के मारे ही सही जंगलों को काटने से ये बाज आएंगे, लेकिन ये अपनी परंपरा को छोड़ने के एकदम कतई तैयार नहीं थे। और अभी भी वही हाल है। आप देखिए कि जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है भारत का, वहाँ पे यही कंडीशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हालत ये हो गई है कि वहाँ का एकदम से घने सघन वन वाला क्षेत्र, मतलब जहाँ पे एकदम सघन जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं, वो एरिया अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। मतलब आप देखें तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट का कंपैरिजन कर लीजिए 2017 और 2019 का, अभी 2021 की नहीं आई है। ये देखा गया है कि वहाँ निर्वनीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी चल रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है आप जानते ही हैं कि मतलब एक जमीन जो है वो बंजर हो गई या बंजर नहीं भी हुई है तो वहाँ पैदावार कम होने लगी, जितना पैदावार होती थी पहले वो नहीं हो रही है। तो उसको छोड़कर, उस जमीन को वहाँ पे छोड़कर आगे जंगल है, चूंकि ये जंगल के आसपास ही रहते हैं ट्राइब्स जो है, तो जंगल में से ये पेड़ काट कर या पेड़ जंगल में आग लगा के उतने एरिया के पेड़ों को नष्ट करके, मार कर, और वहाँ पे खेत खाली करते हैं, जमीन खाली करते हैं और उसमें खेती करते हैं। फिर वो एरिया जो है वो कम प्रोडक्टिव हो जाएगा तो अगली जगह करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वनों का कितना नुकसान होता है। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे मवेशी होते हैं, पशु होते हैं,
तो उनकी जो चराई है वो भी जंगल को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ जब बनता है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है, तो उस पर पाबंदी लगती है और इसके लिए सरकार वनों का अधिग्रहण करती है और इसकी एवज में विद्रोह होता है। ये हमने देखा। आगे चलते हैं तो इसके बाद आपको 18वें नंबर पे लास्ट वाला दिख रहा है, ये गोंड अपराइजिंग है, यहाँ पे 1940 का है और इसमें ब्रिंग टुगेदर द बिलीवर्स ऑफ गोंड धर्म, मतलब जो गोंड धर्म को मानने वाले, अब यहाँ पे ट्राइब तो है ही है लेकिन इसे एक धर्म का नाम दे दिया गया, तो गोंड धर्म के जो अनुयायी थे उनको एक यूनिटी के सूत्र में बांधने का काम किया गया और ये जो समय है 1940 का डिकेड है, काफ़ी बाद का है। तो यहाँ तक हमने ट्राइबल रिविलियंस और जो मूवमेंट है या अपराइजिंग है उनके बारे में देखा। अब इसके बाद जो अगला वाला हमारा इसमें टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर ट्राइबल, यहाँ पे पूर्वोत्तर वाला जो इलाका है उसके बारे में कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, और इसका हमें देखना है ईयर, रीजन और मेजर कॉजेस, जैसे पीछे हमने देखा वैसे ही, लेकिन इसका रीजन चेंज हो गया है। यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1857 से पहले कौन से मूवमेंट होते हैं या रिवॉल्ट या रिविलियन होते हैं और 1857 के बाद वाले कौन से होते हैं। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, मतलब इसमें जो जितने भी बगावतें हैं, रिविलियंस हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो 1857 से पहले वाला है और एक 1857 से बाद वाला है। सबसे पहले हम पहले वाला यानी बिफोर वाला देखते हैं। तो अहोम रिवॉल्ट सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये 1857 से पहले का है। ये 1828 से लेकर 1833 तक असम क्षेत्र में चलता है, मतलब असम में चलता है। अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कंपनी आफ्टर द बर्मीज वार, द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड बाय कंपनी बाय डिवाइडिंग द किंगडम। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, किंगडम को ही डिवाइड कर देती है ताकि फिर से बगावत की संभावना ही खत्म हो जाए। तो अंग्रेज यहाँ बहुत चालाक थे, ठीक है। और ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन ये था, देखिए असम का क्षेत्र था और बर्मा युद्ध जब छिड़ता है, आपने पीछे देखा है आंग्ल बर्मा युद्ध, तो जब बर्मा युद्ध छिड़ता है तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वादा की रहती है, मतलब जब एंग्लो बर्मा वार होता है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो अहोम ट्राइब रहती है, इससे सपोर्ट मांगती है कि आप लोग मेरी आर्मी में सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, उनके फेवर में मत रहो। और ऐसे में क्या होगा कि जब यहाँ पे ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे अधिकार देंगे, और इस तरह के बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उस प्रकार के वादे किए जाते हैं जो चुनाव में नेता करते हैं, उस तरह से। और बाद में सरकार इन सबसे मुकर जाती है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं वो नाराज हो जाते हैं कि भाई हमें अपना जो राइट है, जो हमने मांग की थी, वो सब चाहिए, और इसीलिए विद्रोह होता है, ठीक। और बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, उन्हें उनके पास ताकत है भाई, कुचलते समय नहीं लगेगा, तो वो कुचल देते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद खासी विद्रोह को आप देख रहे हैं, ठीक है। खासी रिवॉल्ट जो है ये 1830 का है, हिली रीजन बिटवीन जयंतिया एंड गारो हिल। गारो खासी जयंतिया आप पढ़ते हैं तो खासी जो है ये एक पहाड़ी क्षेत्र का नाम है और उसके आसपास रहने वाली जो ट्राइब है उनको खासी ट्राइब कहा जाता है। तो यहाँ पे गारो और जयंतिया के बीच में खासी हिल्स हैं और वहाँ पे रहने वाली जो ट्राइब है उनके द्वारा ये किया जाता है। और इसको यहाँ पर लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इनका जो नेतृत्व है वो नुनकुलोव नाम का जो शासक है, मतलब ये नुनकुलोव शासक थे और इनका नाम था तीरथ सिंह, ठीक है। इसके अलावा भार मणिक का भी नाम आप देखते हैं, तीरथ सिंह है, भार मणिक है, मुकुंद सिंह है, इस प्रकार के लोग इन्हें लीड करते हैं। और बाद में यहाँ पे रीज़न अच्छा क्या होता है इस विद्रोह का, तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ी क्षेत्र था भाई, यहाँ पे आदिवासियों का पूरा दबदबा था और उसमें आकर अंग्रेज अपनी टांग अड़ाते हैं और इसी वजह में आदिवासी या जो ट्राइब होती है वो नाराज हो जाती है। इसके बाद आगे चले तो सिंगफोस विद्रोह आपको दिखाई देगा। ये जो रिवोल्ट था या रिबिलियन था ये 1830 का जो डिकेड था उस समय स्टार्ट होता है। असम रीजन इसका भी है, रनुआ गोसाई इसको लीड करते हैं, इसके लीडर का नाम आप समझ लीजिए, रनुआ गोसाई है। और इसका समय याद रखिएगा, 1830 का जो डिकेड है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र था, मतलब जहाँ पे सिंगफोस रिवोल्ट या रिबिलियन चल रहा था, इसमें अंग्रेज अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। और जब अंग्रेज यहाँ पे कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो बगावत करते हैं। इसके बाद मूवमेंट जो 1857 के बाद वाले हुए हैं उनको देखने की आवश्यकता है। ये तो हमने पहले वालों को देखा, बाद में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट ये भले ही असफल हो गया हो, लेकिन इसको आज़ादी की पहली लड़ाई क्यों कहा जाता है, जबकि ये संगठित भी नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था, जैसे कि मजूमदार साहब हैं, मतलब पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी बुद्धि भरी हुई है या भरी हुई थी, कोई नहीं जानता। तो वो कहते हैं कि भाई ये एक सैनिक विद्रोह होने लायक भी नहीं था, सैनिक विद्रोह से भी ज़्यादा तुच्छ था। लेकिन सही बात यह है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो वास्तव में आज़ादी की पहली लड़ाई था। कारण ये था कि भले ही इसमें संगठन का अभाव रहा हो, नेता अच्छे से न रहे हो या रजवाड़े अपने फायदे के लिए लड़ रहे हो, लेकिन पहली बार आवाज़ उठाने का साहस किया था, अपनी ही आज़ादी का सही, लेकिन आवाज़ उठाने का साहस किया था कि नहीं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। ये वाली जो बात है ना, इतने बड़े पैमाने पर कहने का साहस जब पहली बार किया गया तो ये आज़ादी की पहली लड़ाई ही है, इसको मानना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा, और बीडी सावरकर जो है वो तो एकदम खुले शब्द में घोषणा करते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और वो सही थे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें कि जो 1857 का रिवॉल्ट था उससे लोगों के मन में एक हिम्मत पैदा हो जाती, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके मन में एक डर बैठा हुआ है और उस डर को दूर कर दिया जाए तो वो एकदम से निर्भीक हो जाएगा, वही हाल होता है।
यहाँ पर लोगों के मन में अंग्रेजों का डर बैठा हुआ था कि अंग्रेज से कोई जीत नहीं सकता, वो अभी बंदूक लेकर आएंगे, लाठी लेकर आएंगे, घोड़े पर चढ़ कर आएंगे और कुचल देंगे, मतलब उनसे हम जीत पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास जाता रहा था, खत्म हो गया था। और ये आत्मविश्वास एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है। भले ही ये विद्रोह कुचल दिया जाता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि अच्छा, ऐसा हम करके जीत सकते हैं, मतलब ये किया जा सकता है। तो ये वाली जब भावना जग जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1857 के बाद वाले विद्रोह बहुत हिंसक हो जाते हैं और बहुत तेज, एक के बाद एक ऐसे होते हैं। ठीक, तो कुकी रिवॉल्ट को आप देखिए। अब ये कुका विद्रोह नहीं है, कुकी है, ध्यान दीजिएगा, कुका नहीं है। कुका वाला पंजाब वाला क्षेत्र है। ये कुकी रिवॉल्ट है 1917 से लेकर 1990, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे होता है, यानी पूर्वोत्तर, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो समय आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, मतलब ये वाला समय नहीं, इससे पीछे वाला। ठीक, तो वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ और इसमें भारतीयों को यूज़ किया गया, दूसरे वाले में भी किया गया और पहले वाले में भी किया गया। अंग्रेज हमें पूरी तरह से यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों को शामिल किया गया और उनके जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसी को लेकर असंतोष था और उसी के एवज में ये कुकी रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद रिवॉल्ट इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में विद्रोह होता है अगेंस्ट हाइक इन हाउस टैक्स रेट्स एंड अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर इन द रीजन। इसमें समस्या वही पुरानी वाली थी, मतलब एक तो टैक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एकदम बेहिसाब बढ़ा दिए जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? जो प्रथम विश्व युद्ध का समय था उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर कंगाली आती है, मतलब पैसे की कमी हो जाती है। जो बड़े बड़े राष्ट्र थे जो कि यहाँ युद्ध में इन्वॉल्व थे वो अपनी सारी धन संपदा को इकट्ठा करके वेपन बनाने और लड़ने में खर्च कर दिए। तो आर्थिक तंगी या जो आर्थिक मंदी का दौर है वो दिखाई देता है, भुखमरी की नौबत आ जाती है बहुत हद तक, पूरा विश्व इससे जूझ रहा होता है। तो ऐसे में अंग्रेज क्या करते हैं, ये यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं या यहाँ के जो पीजेंट्स होती हैं उनके ऊपर मनमाने टैक्स आरोपित कर देते हैं और उनसे बहुत ज़बरदस्ती वसूलते हैं ताकि वो अपना घाटा पूरा कर सके और तेज़ी से एक्सप्लोटेशन करने लगते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो है और ज़्यादा जल्दबाजी वाली हो जाती है। तो यही कारण था कि यहाँ पर जो ये मणिपुर वाला, माफ़ कीजिएगा, त्रिपुरा वाला जो रिवोल्ट है वो खड़ा होता है और इसमें आउटसाइडर का जो इंटरफियर था वो भी एक कारण होता है। इसके बाद यहाँ नीचे 3 पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं। तो लीड बाय परीक्षित जमातिया, इसको लीड करने वाले पहले जो हैं वो परीक्षित जमातियाँ हैं और उनकी जो डेट है वो 1863 है। इसके बाद नीचे आपको जो रिवोल्ट है ये अलग अलग ढंग से आप देख पा रहे हैं, रत्नामणि के नेतृत्व में होता है। इनका नाम क्या था? रत्नामणि था। और इनका जो रिवोल्ट है ये 1942-43 वाला है, भारती सिंह के लीडरशिप में होता है। तो उसकी जो डेट है वो 1920 का जो डिकेड था उस समय होती है। यहाँ तक हमने कुछ रिवोल्ट देखे, अभी कुछ और बचे हुए हैं। तो नीचे आपको एक अच्छा खासा नाम दिखाई दे रहा है जो कि है जिलियांगसंग। जिलियांगसंग रिवोल्ट इसको कहा जाता है। और ये जो जिलियांगसंग रिवोल्ट है ये अगर देखें आप इसका समय तो 1920 का जो डिकेड था उसी समय ये शुरू होता है मणिपुर में। इसका जो मेन रीज़न है वो कौन सा है? मणिपुर है। और इसमें लीड करने वाले कई सारे थे जिसमें कि जेमी है, लियांगवेई है, रंगमेई है, इस प्रकार की ट्राइब्स थी। मतलब ये सारी ट्राइब यहाँ पे इन्वॉल्व थी इससे। और यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा कुकियों के आक्रमण से इनकी रक्षा करने में ये असफल रहते हैं और इसी के एवज में ये विरोध शुरू होता है। कहने का मतलब ये है कि कुकियों का जो आंदोलन रहता है वहाँ पे अंग्रेज़ इन्हें आश्वासन देते हैं, मतलब ये जो ट्राइब है यहाँ पे, इन ट्राइब्स को ये आश्वासन दिया जाता है कि हम कुकियों से तुम्हारी रक्षा करेंगे, बदले में तुम हमें सपोर्ट करो। ऐसे अंग्रेज़ ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और उसके बाद होता यह है कि इनकी रक्षा वो कर नहीं पाते हैं, कुकी इनको तोड़ फोड़ देते हैं, मतलब इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इससे आपस में शत्रुता तो बढ़ती ही है, दूसरा ये एकदम से अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं कि तुमने वादा खिलाफी की, वादा नहीं निभा सके, और ऐसे में फिर विद्रोह खड़ा होता है। तो वो चीज़ है, मतलब कुल मिलाकर 1917-1990 की बात है। रक्षा करने में अंग्रेज जो है वो असफल रहते हैं और इसीलिए एकदम से बगावती हो जाते हैं। इसके बाद नागा आंदोलन को आप देखेंगे इसके ठीक नीचे। तो नागा मूवमेंट जो है इसका समय आप देखिए 1905 यानी बंगाल विभाजन का जो डेट है वहाँ से लेकर 1931 तक चलता है। मणिपुर रीजन इसका है और इसमें जदोनांग जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे इसका, मतलब मेन जो इसमें शुरुआती लीडर है वो जदोनांग है। और बाद में क्या होता है, तो अंग्रेज़ों का विरोध ये कर रहे होते हैं, और उसके बाद अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर फांसी पर लटका देते हैं। मतलब यहाँ पे नागा राज्य की स्थापना करना चाहते हैं अंग्रेज, इनका यहाँ पे दमन कर देते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद फांसी पर चढ़ा दिया। जदोनांग के बाद यहाँ की एक युवा नागा महिला रहती है, ये यंग वुमेन लीडर रहती है, नागाओं के ही समुदाय से रहती हैं और इनका नाम गैंडनलेउ रहता है। गैंडनलेउ रहता है, मतलब रानी गाइडेलियो इन्हें कहा जाता है। रानी की उपाधि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। अंग्रेज इन्हें भी जेल में डाल देते हैं और उसके बाद जब ये आज़ाद होती हैं तो इन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। और उसके बाद ये गांधी जी को आदर्श मान के संघर्ष करते थे अंग्रेजों से। आज़ाद हिंद फौज तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलकर, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें रानी की उपाधि से नवाजते हैं। ये कि नागाओं की रानी, यहाँ इनके बारे में कहा जाता है कि ये नागाओं की रानी है।
तो इसे हमने देखा। इसके बाद नागा मूवमेंट को अगर देखा जाए तो उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये सारी बातें लिखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जदोनांग का नाम तो दिया है, लेकिन उसके बाद इस विद्रोह की कमान यहीं पर ठप नहीं हो जाती है, आगे जो है गैंडेलियो नाम की जो महिला है वो चलाती हैं इसे, ठीक। इसके बाद नीचे आपको दूसरा वाला दिखाई दे रहा है जो कि है हरेका कल्ट, और ये जो संप्रदाय है ये 1930 का जो डिकेड है वहाँ पे शुरू होता है, मतलब इसकी स्थापना होती है, और मणिपुर वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे ये शुरू होता है। उसके बाद आप देखें तो काबुई नागा संगठन जो है ये बाद में स्टैब्लिश होता है 1946 में, तो ये नागाओं से ही जुड़ा हुआ था। और छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जैसे कि जयंतिया वाली जो हिल्स होती हैं वहाँ पे सिंटिंग रिवोल्ट होता है। इसके अलावा फुलगौरी किसान आंदोलन होता है, सफलास विद्रोह होता है, कछार से कच्छा नागा का विद्रोह होता है। इसकी जो डेट है आप एक क्रम से देख सकते हैं। मणिपुर में महिलाओं का पूरा जो विद्रोह है वो देखा जाता है। इसमें लुशाई जो रिवोल्ट है उसे आप देख सकते हैं। खामपति विद्रोह देख सकते हैं। खामपति विद्रोह जो है ये 1839-1842 के बीच में होता है। उसके बाद 1842 और 1844 में लुसाई होता है। मिशमी विद्रोह जो है ये 1836 में होता है। वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स होती हैं वो बगावत करती हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने ये देखा कि बगावत कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि फैक्टर कौन से ऐसे हैं, मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, पीपल जो यहाँ के लोग थे वो रेजिस्टेंस कर रहे थे, यानी प्रतिरोध कर रहे थे। ऐसी कौन सी वजह थी कि ये इतना ज़्यादा जो उग्र विद्रोह है ये करने पर उतर आते हैं। तो वजह तो हालांकि आपने पीछे देख रखी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। पहला तो ये था कि जो अंग्रेज थे उनका तरीका शोषणकारी था, एक्सप्लोटेशन ये भर भर कर करते थे। तो कॉलोनियल जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से क्लिष्ट था, मतलब ढोने योग्य नहीं था, सहनीय नहीं था। हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस एंड इविसेशन ऑफ पीजेंट फ्रॉम द देयर लैंड, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो पीजेंट्स होते थे उनका अपनी ही जमीन पर अधिकार नहीं रह जाता था, एक भारी मात्रा में वहां से शोषण किया जाता था। मतलब इनका जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो कैसा था, बहुत भारी भरकम जो बर्डन था टैक्सेस का, नए नए टैक्सेस इजाद किए जाते थे और वो किसानों पर या जो यहाँ पे खेतीहर किसान होते थे उनके ऊपर थोप दिए जाते थे। इसके बाद ग्रोथ ऑफ यहाँ आप देख सकते हैं नीचे, ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स, टेनेंट्स एंड मनी लेंडर्स। अब यहाँ देखिए, मतलब अंग्रेज जो थे वो सीधा सीधा किसानों से संपर्क नहीं रखते थे कि यहाँ पे एक ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल हैं या यहाँ पे सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनका सीधा कनेक्शन जो पीजेंट्स हैं उनसे हो। बीच में बिचौलिए होते थे, और जो बिचौलिए होते थे वो या तो लैंडलॉर्ड होते थे या मनी लेंडर्स होते थे, इस प्रकार के लोग होते थे। और ये अपना कमीशन खाते थे, इन्हें भी कुछ चाहिए होता था। तो जब इन्हें कुछ चाहिए तो ये जितना सरकार को देते थे उससे कहीं ज़्यादा इन किसानों से लेते थे, और वो भी बहुत बेरहमी से वसूलते थे, और ये भी यहाँ बगावत की वजह बनता था। इसके बाद जो अगला वाला है उसमें आप देखें तो एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड, मतलब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से इनके ट्राइबल लैंड पे फैलता आ रहा था, तो ये इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। इसके बाद डिस्ट्रक्शन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, मतलब ये जो आदिवासी होते थे या यहाँ की लोकल ट्राइब्स होती थी या साधारण किसान पीजेंट्स वगैरह होते थे, ये अपना रोजगार, मतलब जो स्व उद्योग होता है, गृह उद्योग होता है, उसके जरिए अपनी आजीविका कमाते थे। लकड़ी का व्यवसाय करते थे या कोई हस्तकला से अपना काम करते थे। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, जितनी भी लोकल यहाँ की इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसकी जगह पे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड था, मतलब सामान हमारा ही होता था, लेकिन वहाँ जाकर उसको अच्छे अच्छे सामान में तब्दील करके और यहाँ लाकर हम ही भारतीयों को महंगे दाम में बेचा जाता था। तो इस प्रकार की जो प्रणाली थी वो असंतोष वाली थी। इसके बाद फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ये वाला जो सिस्टम था ये भी यहाँ असंतोष का कारण है। एंड ऑफ पैट्रोनेज टू प्रेस्टली स्कॉलरी क्लासेस, मतलब यहाँ पे जो उच्च वर्ग था उसके विषय में। साथ ही साथ फॉर्म ऑफ पीपुल्स अपराइजिंग, मतलब सिविल अपराइजिंग है, पीजेंट्स मूवमेंट है, ट्राइबल रिवोल्ट है, मिलिट्री रिवोल्ट है, ये सब उठकर खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ट्राइबल लोग हैं वही चिल्ला रहे हैं, इसमें जो खेतीहर किसान हैं वो भी नाराज रहते हैं तो उनका आंदोलन होता है। मिलिट्री रिवोल्ट होते हैं, मतलब मिलिट्री में भी विद्रोह हो जाता है, सैनिक भी बगावत कर देते हैं। इसके बाद जो आम जनता है, सिविलियंस हैं, उनका भी विद्रोह देखा जाता है। तो अब आप देखिए कि 1857 के बाद वाला जो समय है उसमें विद्रोहों में बहुत तेजी आ जाती है। कोई करने में हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि वो देख चुके थे कि 1857 में अंग्रेज कितना ज़्यादा, किस हद तक जा सकते हैं। तो इन्हें अब पता लग गया था कि इनकी हद बस इतनी ही है, इससे बढ़कर हमें बस प्रयास करना है। तो प्रयास लगातार चलता है, अंत में सार्थक होता है। यहाँ तक हमने देखा। अभी जो आगे देखना है वो ये है कि सिविल अपराइजिंग बिफोर 1857, वो तो हमने ट्राइबल को देखा था। अभी जो सिविल अपराइजिंग है 1857 से पहले वाली, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सन्यासी रिवोल्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट, जब सिविलियन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सन्यासियों का विद्रोह सबसे पहले और सबसे पुराना माना जाता है। तो इसको अगर आप देखें तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में इसकी डेट आपको याद रखनी चाहिए। 1763 से लेकर ये 1800 तक चलता है, लंबा खिंचता है। और इसका जो पूरा क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल वाला इलाका था। इसमें कई सारे लीडर थे, मतलब कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। पहले ये सन्यासियों के द्वारा ही खड़ा किया जाता है। सन्यासियों का पूरा एक दस्ता होता था, भवानंद नाम के जो सन्यासी थे वो इसे लीड करते थे।
और वंदे मातरम ये इन्हीं का ध्येय गीत होता था, जिसको कि ये गाते हुए जुलूस निकालते थे अपना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने अपना जो उपन्यास आनंद मठ लिखा है, तो आनंद मठ में वो गीत भी है वंदे मातरम, और साथ ही साथ उन्हीं की रचना भी है, ये भी आप जानते हैं। और उस उपन्यास में सन्यासी रिबिलियन का बहुत अच्छा खासा वर्णन किया गया है। तो ये वास्तविक घटना पर आधारित है। तो ये मातृभूमि से प्रेम करने वाले सन्यासियों का एक दल होता था, जो कि ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर यहाँ कूद पड़ते थे। हालांकि शुरुआत में इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है, जैसे कि सन्यासियों की एक रूढ़िवादी धारणा नहीं होती है, मतलब होती थी पहले के समय में, अब क्या है वो तो कोई नहीं जानता। उसमें से कुछ अभी भी वैसी ही मानसिकता रखते हैं कि महिलाएं इसमें नहीं भाग सकती, मतलब महिलाएं इसमें सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ आएंगी तो डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन बाद में इसमें महिलाओं का भी प्रवेश होता है और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। तो ये हमने देखा। तो बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र पूरा इनका था। इसमें मजनू शाह, मूसा शाह, इसके अलावा भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये लोग बाद में जुड़ जाते हैं। लेकिन इसकी नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? वो भवानंद नाम के एक सन्यासी थे, और उनके जो शिष्य थे वो लाठी लेकर चलते थे। इसके बाद जो अगला वाला है वो मिदनापुर और धारभूम वाला जो क्षेत्र था, मतलब इसे धालभूम और धारभूम कहा जाता था। तो यहाँ पर होने वाला रिवॉल्ट है, और इसको देख लेते हैं। तो इसमें 1766 से लेकर 1767 वाला जो समय है, मतलब 1 साल का लगभग, उसमें ये चलता है। इसमें बंगाल वाला पूरा रीजन रहता है। इसमें जो लीडर है वो दामोदर सिंह है और जगन्नाथ धाल है। तो इनके पूरे लीडरशिप में ये क्रिएट होता है, मतलब इसका पूरा क्रियान्वयन होता है। इसके बाद माओ मरिया रिवोल्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये आपने देखा मिदनापुर और धालभूम वाला। इसके बाद माओ मरिया वाला जो था ये 1769 से शुरू होता है और 1799 तक ये लगातार चलता है। इसको अगर आप देखें तो इसमें असम और वर्तमान जो मतलब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में चला गया है। पहले वो बंगाल का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। करजन के टाइम में उसको पूर्वी बंगाल के तौर पे तोड़ दिया जाता है और बाद में वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, और फिर पाकिस्तान से उसको आज़ाद करके बांग्लादेश के तौर पे इंदिरा गांधी बना देती हैं। तो ये सब सिस्टम आगे का है, लेकिन फिलहाल ये वर्तमान में बांग्लादेश का जो पार्ट है उसके तौर पे देखा जा रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण नारायण नाम के जो व्यक्ति थे वो रिवोल्ट करते हैं और वही इसके मेन लीडर होते हैं, मतलब क्रांति को भड़काने का काम वही करते हैं। गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में भी काफ़ी ज़्यादा सिविलियन रिवॉल्ट होते हैं, मतलब एक के बाद एक। तो ये वाला पूरा क्षेत्र अशांत हो जाता है। और ये जो समय है अगर आप देखें तो 1781 का है, उसी में एक साथ ये रिवोल्ट दिखाई देते हैं। यूपी का इलाका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद विजयनगरम के राजा जो है वो रिवोल्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। विजयनगरम के जो राजा हैं यानी किंग हैं वो यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं। उत्तरी सरकार वाला पूरा क्षेत्र विजयराम राजू, चिन्ना विजयराम राजू का नाम था, ये अपनी प्रजा के पूरे समर्थन में उतरते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ राजा और प्रजा एक थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। और इसमें अगर आप देखें तो बेदनूर रिवोल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। बेदनूर रिवोल्ट जो है 1797 से लेकर 1800 तक का है, और ये कर्नाटक का जो धुंडिया, कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, और धुंडिया बाग नाम के जो लीडर हैं वो इसे लीड कर रहे थे। यहाँ नाम याद रखिएगा, ठीक है। लीडर का नाम क्या है? धुंडिया बाग है, और क्षेत्र है कर्नाटक। नाम है इसका बेदनूर का रिवोल्ट। जो डेट है वो 1797 से लेकर 1800 तक की। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। किसी भी रिवोल्ट को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें जो इवेंट था उसको देखने से पहले आपको 3-4 चीज़ें उसमें ध्यान देनी होगी। एक तो उसकी डेट, दूसरा ये कि उसका लीडर कौन था, और तब जाकर तीसरा आपको देखना पड़ेगा कि उसका रीजन कौन सा था, क्षेत्र किस मतलब कौन से क्षेत्र में वो सक्रिय होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद केरला वर्मा वाला जो फराजी वाला इसमें सिस्टम है उसको आप देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि केरल वर्मा पजासी राजा का जो विद्रोह था उसके बारे में कहा जा रहा है 1797 से लेकर 1805, और केरल वर्मा वाला जो क्षेत्र है उसमें ये भड़का हुआ था। अवध का जो जन आंदोलन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो सिविल रिविलियन ऑफ अवध 1799 का जो समय था उसमें होता है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला पूरा क्षेत्र इसमें प्रभावित होता है। और वाजिद अली खान जो है, वजीर अली खान जो है, जिन्हें कि क्वीज़र अली कहा जाता था, तो ये यहाँ पे लीड करते हैं। इसके बाद अपराइजिंग वाला जो गंजाम और यहाँ पे गुमसूर वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे अपराइजिंग होती है यानी विद्रोह होता है, उसको आप देख लीजिए। ये गंजाम और गुमसूर का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। तो गंजाम जिला कहाँ पे है? ये ओडिशा का हो गया। तो ओडिशा रीजन में ही होता है, पूर्वी ओडिशा। और यहाँ पे श्रीकर भंज, धनंजय भंज और दूरा बिसाई नाम के जो नेता हैं वो इसको लीड करते हैं। 1800, फिर उसके बाद 1935, 37 इस समय ये भड़का रहता है। इसके बाद पलामू का जो रिवोल्ट है उसको हम लोग देखेंगे। और जो पलामू रिवोल्ट है इसके बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 1800 से लेकर 1802 तक ये पूरा चलता है। नागपुर का जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे, मतलब झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वर्तमान में, और पहले बिहार में था, तो वहाँ पे ये सक्रिय रहता है। भूखन सिंह नाम के यहाँ पे लीडर रहते हैं जो कि इस पूरे रिवॉल्ट को लीड करते रहते हैं। इसके बाद नीचे आप पॉलीगारों का जो विद्रोह है उसको एक क्रम से देख पा रहे हैं। और ये जो पॉलीगारों का विद्रोह है इसके बारे में अगर देखा जाए, यहाँ पे आपने देखा ना कि पॉलीगारों का जो आंदोलन है उसका समय यहाँ देखिएगा 1795 से लेकर 1805। और तिरुनवेली वाला जो क्षेत्र है, रामनाथपुरम वाला, इसके अलावा शिवगिरी और मदुरई वाला जो पूरा इलाका था साउथ का, वहाँ पे ये सक्रिय रहता है।
और पौलिकारों के विद्रोह के बारे में अगर आप पूरा देखें तो तमिलनाडु के पूरे क्षेत्र इससे प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा उत्तरी अरकाट भी है, कट्टा बोमा और नायकन नाम के जो प्रमुख नेता थे वो इसे लीड कर रहे थे। इसके बाद भिवानी का जो रिवोल्ट है इसको आप देखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए कि दीवान वेलुथम्पी का जो विद्रोह है वो शुरू होता है। त्रावणकोर वाला इलाका है और इसमें दीवान ऑफ स्टेट के द्वारा इसको लीड किया जाता है, जिनका नाम वेलुथम्पी रहता है। तो वेलुथम्पी का रिवोल्ट इसको कहा ही जाता है। डेट आप देख लीजिए 1808 से लेकर 1809। इसके बाद बुंदेलखंड वाला है, और बुंदेलखंड वाला जो है उसको आप देखेंगे तो ये बुंदेलखंड का जो डिस्टर्बेंस है, उपद्रव है, इसमें पूरा रीजन जो बुंदेलखंड का था, मतलब वर्तमान में इसका कुछ इलाका जो है वो यूपी में है और जो मैक्सिमम पार्ट है वो एमपी में है। तो ये पूरा इन पूरे साझा क्षेत्रों में भड़का हुआ था। लक्ष्मण दवे नाम के जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर इसे लीड कर रहे थे। मतलब ये पूरा जो बुंदेलखंड का विद्रोह था इसमें लक्ष्मण दावा या दवे, इसके अलावा दरिया सिंह नाम के एक व्यक्ति थे वो भी लीडर थे, गोपाल सिंह, ये लोग सहयोग करके आपस में इसे पूरा दिशा दे रहे थे। इसके साथ साथ इसके नीचे वाले विद्रोह को आप देखेंगे तो डिस्टर्बेंस ऑफ बुंदेलखंड था। इसके बाद नीचे आपका यहाँ परल की मेड़ी रिवॉल्ट नाम का जो विद्रोह है वो आप देख रहे हैं। तो ये 1813 से लेकर 34 तक चलता है ओडिशा वाले रीजन में। नारायण देव और गजपति देव ये दोनों इसको लीड करते हैं। कच्छ रिवॉल्ट जो है ये 1816 से लेकर 1832 तक चलता है। गुजरात में राव भारमल के द्वारा इसको लीड किया जाता है। इसी क्रम में आप नीचे देख सकते हैं राइजिंग ऑफ बरेली यानी 1816 वाला यहाँ पे है। ये कच्छ रिबिलियन था और ये वाला जो है ये बरेली का है। 1816 इसका टाइम है। 1816 बरेली कहाँ पे है? तो ये बरेली जो है यूपी का एक जिला है। और मुफ्ती मोहम्मद अयवार जो है ये रिलीजियस लीडर रहते हैं, मतलब इस्लामिक नेता रहते हैं, वो इसे लीड करते हैं। और इनका पूरा विद्रोह रहता है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ। जो म्यूनिसिपल टैक्स को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है उसको ये यहाँ पे धार्मिक जिहाद का नाम दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो म्यूनिसिपल टैक्स को इम्प्रूव कर देती है और इनके ऊपर इम्पोज भी कर देती है, मतलब लगा देती है। तो उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस अपना दिखाते हैं, रिवोल्ट करते हैं और उसको धार्मिक जामा पहना देते हैं। कह देते हैं कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी जो बाहरी है उनके खिलाफ जिहाद है, काफिरों को मारो, जिहाद में यही नारा होता है, तो यहाँ पे लागू हो जाता है। इसके बाद आगे चले तो हाथरस में जो विद्रोह होता है ये भी एक खास बात है। तो हाथरस वाला जो रिवोल्ट है इसके बारे में अगर आप देखें कहाँ पर है ये बताइए। देखिए यहाँ पे अपराइजिंग इन हाथरस 1817। ये अलीगढ़ और आगरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सक्रिय रहता है। इसका बड़ा इलाका है और इसकी जो डेट है आपको याद रखनी है। अलीगढ़ और आगरा का पूरा रीजन। दयाराम और भगवंत सिंह ये प्रमुख विद्रोही नेता थे इसमें। पाइक विद्रोह को अगर आप देखेंगे तो पाइकों का जो विद्रोह था वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ हेडिंग नहीं पड़ी है, उसी में मिक्स कर दिया है। पाइक रिबिलियन जो है ये 1817 का है। ओडिशा का पूरा रीजन इसमें प्रभावित होता है। और ये जो पाइक विद्रोह था ये ओडिशा में बक्सी, जगत बंधु, विद्याधर, मुकुंद देव, दीनबंधु संतरा, इस प्रकार के जो नेता थे उनके द्वारा लीड किया जाता है। इसके बाद बघेला जो विद्रोह है या बघेला राइजिंग है उसको आप देखेंगे। बघेला अपराइजिंग, इसे वगेरा भी कहा जाता है। 1818 से लेकर 1820 तक ये चलता है। और इसके विषय में अगर देखा जाए तो गुजरात का जो बड़ौदा क्षेत्र था, गुजरात का जो पूरा बड़ौदा वाला इलाका था वहाँ पे, मतलब ये पूरा क्षेत्र और ओखा मंडल वहाँ का विशेष रूप से, वहाँ पे ओखा राजा थे और उनका नाम था, मतलब ये बघेला मुखिया या ओखा राजा कहलाते थे। तो उनका यहाँ नाम था और उनके पीछे पीछे चलने वाली जनता की कमी नहीं थी। इनकी पूरी प्रजा जो है यहाँ विद्रोह करती। अहोम विद्रोह को आप पीछे देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे इसके लीडर्स का नाम आप देख सकते हैं। 1828 में चलता है। गोमधर कुंवर, इसके अलावा कोनवार इनका असल में नाम था। कहीं कहीं आपको कुंवर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। गोमधर कोनवार नाम था। इसके अलावा महाराजा पुरंदर सिंह, इसके अलावा नरेंद्र गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद्र, इस प्रकार के लोग इसे लीड कर रहे थे। सूरत का जो नमक विद्रोह है या सूरत, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं सूरत साल्ट एगिटेशन, ये 1844 का है। गुजरात वाला रीजन है। और यहाँ पर जो यूरोपीय लोग थे, मतलब यूरोपीय जो यहाँ पे व्यक्ति थे, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और हमला इसलिए क्योंकि नमक कर को बढ़ा दिया गया था। तो नमक वाले जो टैक्स की पूरी प्रणाली थी उससे लोग पहले से ही परेशान थे। इसके बाद नीचे आपको गडकरी रिवोल्ट दिखाई दे रहा है। नितिन रमेश गडकरी ये हम लोग के कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा के। तो उसमें अगर आप देखें तो गडकरी लोग होते कौन थे? ये मराठा तो है ही है, लेकिन मराठों में भी ये सैनिक वाली बिरादरी के होते थे, मतलब इनका संबंध मिलिट्री से होता था। तो जब इसमें आप देखेंगे ये चीज़ कि जो भारतीय किसान होते थे वो प्रायः राजा की सेना में जो काम करने वाले सैनिक होते थे उसके रूप में भी पाए जाते थे। मतलब जब इनके युद्ध का समय होता था तब ये राजा की सेना में शामिल होकर युद्ध करते थे और बाकी जो खाली टाइम होता था उसमें ये खेती करते थे, मतलब अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। इस प्रकार से होता था। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का है और इसकी जो डेट है आपको याद रखनी है, यहाँ देखिएगा 1844। तो कोल्हापुर जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे गडकरियों का, जो कि हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थे, मतलब ये वंशानुगत यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे। वंशानुगत ये सैनिक के उद्देश्य से देखे जाते थे। रिवॉल्टेड इन द वेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्रेरियन ग्रीवेंस, मतलब यहाँ पे सरकार की जो शोषणकारी नीतियाँ थी और इनकी जो बेरोजगारी थी, मतलब इन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है, सेना से अपदस्थ कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ ही अपनी आवाज़ उठाते हैं। इसके बाद वहाबी और नीचे आपको सावंतवादी जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ सावंतवादी को देख लेते हैं।
ये जो सामंतवादी विद्रोह था ये 1844 से लेकर 1859 तक चलता है, जो यहाँ पे नॉर्थ कोंकण कोस्ट है, मतलब जो कोस्टल पार्ट है भारत का, प्लेटू वाला रीजन, वहाँ पे कोंकण का जो तट है वहाँ ये सक्रिय होता है। फोंड सावंत, सुहाना निकम, इसके अलावा दाजी लक्ष्मण, हर सावंत, निग्नेकर, ये लोग यहाँ पे मेन जो लीडर हैं उसके तौर पे देखे जाते हैं। इसके बाद वहाबी आंदोलन को आप जानते ही हैं कि जो पूरा उत्तरी क्षेत्र था वहाँ से लेकर फ्रंटियर प्रोविंस तक ये सक्रिय था। इसमें अगर आप वहाबी आंदोलन की डेट देखें तो 1830 से लेकर 1861 तक की है, और इसमें बिहार, बंगाल, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है वो पूरा पंजाब रीजन, ये सब इससे प्रभावित थे। और रायबरेली के सर सैयद अहमद खां जो थे उनके द्वारा एक मुस्लिम पुनरुद्धार आंदोलन भी शुरू होता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद कूका आंदोलन, पीछे आपने कूकी देखा है, अभी कूका जो पंजाब वाला है उसको देख लेते हैं। तो पंजाब क्षेत्र इसका है, 1840s का समय है, 1872 का जो टाइम है, मतलब 1840 से लेकर 1872 तक ये लंबा खींचता है। और इसका जो पूरा क्षेत्र आपने देखा, लीडर का नाम क्या है, भगत जवाहरमल, और वो एक धार्मिक आंदोलन के तौर पे ये शुरू करते हैं और बाद में ये पूरा अपना पॉलिटिकल रंग धारण कर लेता है, मतलब राजनीति से जुड़ जाता है। और इसके प्रमुख नेता राम सिंह भी थे, मतलब यहाँ पे भगत जवाहरमल के अलावा राम सिंह का भी नाम आता है। इनको बाद में देश निकाला मिल जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, मतलब म्यांमार वाला क्षेत्र। इसके बाद अब फार्मर्स का जो रिवॉल्ट है उसको देख लेते हैं, मतलब पीजेंट्स का जो मूवमेंट था। इसमें सबसे पहला आप देखिए नारकेल बेलिया है। नारकेल बेलिया विप्लव जो है ये होता है 1831 से लेकर 1824 तक। परगना ये बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ पे टीटू मीर के नेतृत्व में होता है। और हिंदू भूमिपति जो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में जितने भी मुस्लिम काश्तकार थे उनको इंस्पायर करके इस रिवॉल्ट में शामिल करना ये मेन पर्पस था। इसके अलावा पागलपंथी को आप देखेंगे तो ये भी बंगाल में होता है 1825 से लेकर 35 तक, मतलब 1835 तक। मेमन सिंह जिला जो बंगाल का है, वहाँ पे करम शाह और उनके बेटे रहते हैं टीपू, वो जमींदारों के खिलाफ ये लड़ाई छेड़ते हैं। इसके बाद फरायजी मूवमेंट को आप देख रहे हैं, एक क्रम से देखते चलिएगा, उसके नीचे अभी आपको ट्राइबल भी देखना है, ठीक है। फरायजी रिवोल्ट को आप देख रहे हैं तो ये 1838 से लेकर 1857 तक चलता है, 1857 तक चलता है। और फरीदपुर जो ईस्टर्न बंगाल का है वहाँ पे ये सक्रिय रहता है। शरीयतुल्लाह सन ऑफ दादू मियान, मतलब ये यहाँ पे शरीयतुल्लाह जो है ये सन ऑफ दादू मियान है, वाज द फाउंडर ऑफ द रिलीजियस सेक्ट फरायजी। ये एक धार्मिक संप्रदाय था फरायजी, और इसकी नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे मोपला अपराइजिंग आप देख रहे हैं, मालाबार रीजन था केरल का, और इसका जो समय है वो 1836 से लेकर 1854 का है। अगेंस्ट हाइक इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन फील्ड साइज, मतलब रेवेन्यू डिमांड बढ़ती जा रही थी और जो फील्ड साइज है वो सिकुड़ता जा रहा था, उसमें रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ किसानों के ऊपर जाती हो रही थी और उसी के खिलाफ ये आवाज़ उठती। यहाँ तक हमने देखा। अभी इसके बाद जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा, हालांकि पीछे हमने काफ़ी कुछ देखा है इसके बारे में। तो पहरिया रिबिलियन आप देख रहे हैं, ये राजमहल की पहाड़ियों में 1778 में होता है। चुआर अपराइजिंग को आप देख रहे हैं, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट लीडर जो यहाँ पे शाह गंजाम है। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देख सकते हैं दुर्जन सिंह का नाम आता है, माधव सिंह है, ये सब मेन लीडर हैं। कोल विद्रोह को आप देख लीजिए 1831, ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, यहाँ पे बुद्धो भगत के नेतृत्व में होता है। हो और मुंडा को आपने देखा ही था, ये कई सीक्वेंस में चलता है, मतलब 1820 से लेकर 1822, उसके बाद 31-37 वाले समय में शुरू होता है, फिर 1899 से लेकर 1900 तक चलता है। छोटा नागपुर का पूरा रीजन इससे प्रभावित होता है। उसके बाद 1899 से लेकर 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का इसको पूरा जो विद्रोह का नेतृत्व है वो प्राप्त हो जाता है। उलगुलान इससे आकर जुड़ जाता है। इसके बाद संथाल को आपने देखा ही, तो संथाल रिबिलियन जो है ये 1855 से आगे बढ़ता है और इसे देखना शेष है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो संथाल रिबिलियन जो है ये 1855 से लेकर 1856 तक का है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये पूरा राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि तत्कालीन बिहार में था और वर्तमान में झारखंड में है, वहाँ पे सक्रिय था, और सीधू और कानू इसके मेन लीडर थे। इसके अलावा खोंड रिबिलियन को आप नीचे देख रहे हैं, या खोंड अपराइजिंग, ये सब पीछे हमने देखा है, वही चीज़ है। तमिलनाडु जो क्षेत्र था वहाँ से लेकर ये बंगाल तक फैला रहता है, और हिली ट्रैक जो रहते हैं वहाँ पर ये काफ़ी तेज गति से फैलता है। चक्र बिश्नोई इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पे देखे जाते हैं। कोया रिवॉल्ट को आप देखें तो बहुत सारी डेट है, इसमें बार बार ये उठकर खड़ा होता है। और ईस्टर्न गोदावरी रीजन जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे चलता है। तोमा सोरा और राजा अनंतयार जो थे ये इसमें मेन लीडर के तौर पे देखे जाते थे। इसके बाद भील रिवॉल्ट को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1817 से लेकर 19, उसके बाद 1913 में एक बार फिर से। ध्यान दीजिएगा ये 2 चरण में है, 2 स्टेप में है। तो 1817 से लेकर 1819 और उसके बाद 1913। अब यहाँ पे खानदेश वाला पूरा क्षेत्र, धार, मालवा, वेस्टर्न घाट, साउदर्न राजस्थान, ये पूरा रीजन जो है इसमें ये एक्टिव रहता है। कोली राइजिंग को अगर आप देखें ये वाला, तो कोली राइजिंग का जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट है, और इसमें जो डेट है आप ध्यान दीजिएगा 1829, 1839, इसके अलावा 1844 से लेकर 48। इसके बाद रामोसी राइजिंग को देखिए, तो रामोसी राइजिंग जो है ये 1822 से लेकर 29 और उसके बाद 1839 से लेकर 41 तक ये पूरा चलता है। वेस्टर्न घाट ये इसका पूरा रीजन है। चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह जो है ये इसके इंपॉर्टेंट रिबेलियन लीडर रहते हैं, मतलब इसे लीड करते हैं। इसके बाद खासी अपराइजिंग को आप देख लीजिए, यहाँ पे है खासी अपराइजिंग 1829 से लेकर 1833, हिली रीजन बिटवीन गारो एंड जैंतिया हिल।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो पूरा क्षेत्र था उसमें खासियों का पूरा रीजन, इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें बहुत सारे इलाके आते थे। तो खामपति, सिंहफोस और इसमें खासी और गारो, इनको क्या किया जाता है, ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में सिलहट वाले रीजन में इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं। मतलब इसमें कई सारी ट्राइब जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसके बाद सिंहफोस विद्रोह, ये सिंहफोस रिबेलियन जो है लास्ट में आप देख रहे हैं 1830 से लेकर 31 तक ये सक्रिय रहता है। उसके बाद फिर 1843 में एक बार फिर से होता है। आसाम बर्मा बॉर्डर जो है वहाँ पे होता है। और आप जानते हैं कि इसमें जो कुकी विद्रोह पहले हो चुका था, कुकी अपराइजिंग इस क्षेत्र में हुआ था, उन्हीं का हमला इनके ऊपर हो जाता है। तो ये जो सिंहफोस है ये अंग्रेजों के खिलाफ भड़क जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज इनको पहले से वादा किए थे कि ये उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो यहाँ बगावत अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है। और इसमें आप देखेंगे कई सारे नाम हैं, जैसे कि निरंगा फिद्दू हैं, ये मेन लीडर थे और 1849 में इस विद्रोह को ये लीड करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो ट्राइबल रिबिलियन थे या रिवोल्ट थे उनको देखा। अभी इसके बाद जो सिपाही म्यूटनी थी उनको देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह कौन कौन से थे। तो वेल्लोर की म्यूटनी थी, ये 1806 की थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कान में बालियां पहनना और धार्मिक चिन्ह धारण करना, इस पर अंग्रेज जो है वो बैन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आग भड़क उठती है। उसके बाद म्यूटनी ऑफ 47 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट, ये जो नेटिव इन्फेंट्री यूनिट है 1824 में ये होता है, ये 47वें नंबर की बटालियन है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ यहाँ ग्रेनेडियर कंपनी, मतलब ये ग्रेनेडियर कंपनी का जो रिवोल्ट है ये असम में होता है 1825 में। म्यूटनी ऑफ शोलापुर, शोलापुर का जो यहाँ पे विद्रोह है सेना का, ये 1833 में होता है। जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, मतलब बटालियन थी 34वें नंबर की, उसकी म्यूटनी होती है 1844 में। और नेटिव इन्फेंट्री जो 22वीं थी यहाँ पे, उसका 1849 में। इसी प्रकार से 66वीं का 1850 में, और 37वें नंबर की यानी जो 37वीं थी उसका 1852 में। इस प्रकार से होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हम भारतीय ही चिल्ला रहे थे, यहाँ पे व्हाइट म्यूटनी भी होती है, मतलब जो श्वेत विद्रोह है वो भी देखा जाता है। और श्वेत विद्रोह का हाल ये था कि यहाँ पर मेन चीज जो दिखाई देती है, मतलब आप देखिए कि 1857 का जो टाइम पीरियड था उसके बाद सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन आता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरा रूल निकल जाता है और वो चला जाता है क्राउन के अधीन, मतलब महारानी की सत्ता यहाँ स्थापित हो जाती है। और यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति होती थी या होगी आगे, और इस प्रकार का बनने वाला व्यक्ति कौन था, कैनिंग था पहला। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था। उसका कंपनी से कोई मतलब ही नहीं था। कंपनी अब सिर्फ व्यापार वगैरह कर सकती है, उससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार के पक्ष इकट्ठे हो जाते हैं। वही कहा गया है कि इन द वेकअप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, अ सेक्शन ऑफ यूरोपियन फोर्स इम्प्लाइड अंडर द कंपनी, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी resented the यहाँ आप देख सकते हैं, the move at the required 3 presidency armies to transfer their alliance from the defunct company to the queen. As in the British army, this resentment resulted in the some unrest term as white mutiny. मतलब यहाँ पे जो श्वेत विद्रोह है वो सेना की अदला बदली की वजह से होता है। कंपनी के पास अपनी सेना रहती है और महारानी की यहाँ पे एक शाही सेना बन जाती है, तो उनके अधिकारों का लेन देन वाला जो सिस्टम रहता है उसमें असंतोष भड़कता है, और ये जो श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटनी है ये सामने आता है। तो इसमें और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे 1861 का मामला क्या था, बाद में जो अधिनियम आते हैं कैसे इसको दबाया जाता है। चूंकि ये अंग्रेजों का व्यक्तिगत था, मतलब उनका गोरों का विद्रोह था, तो इसमें सरकार ये कतई नहीं चाहती कि ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़े, इसको वहीं पर समय रहते दबा देना चाहती थी। तो ऐसा कैसे किया जाता है ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।